अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 24 नवंबर की मुल्कगीर एहतजाज की हड़ताल और इस्लामाबाद पर चढ़ाई का ऐलान हो चुका है और हतमी तौर के ऊपर भी अभी कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा कि इस कॉल को वापस लिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में वजारत दाखिला को हदायत की कि आप एक कमेटी कायम करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रब्ता कायम हो और बातचीत की जाए और जो मुरवजा कवानीन हैं उनके मुताबिक इकदाम उठाए जाएँ। लेकिन अभी तक हुकूमत की जानिब सियासी कमेटी भी नहीं बनी, ना कोई राब्ता हुआ। और अडयाला जेल से इमरान खान ने जो आखिरी पैगाम अपनी हमशीरा के ज़रिए भेजा उसमें भी 24 नवंबर की कॉल को हतमी कॉल कहा गया और कहा कि ये कॉल वापस नहीं होगी जब तक कि 3 डिमांड जो हैं वो पूरी नहीं होती। मीनवाइल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इस्लामाबाद की एक अदालत ने इश्तिहारी करार दे दिया और दूसरी तरफ जो है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में भी आजकल इख्तलाफात जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और चाहे पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में फ़ंड की मुख्तस करने का मामला हो, अवामी बहबूद के फ़ैसले हों, उसके अंदर पीपल्स पार्टी को शिकायत है कि उनको मुशावरत के लिए नहीं मुनासिब वक्त दिया जा रहा और ना ही मुशावरत की जा रही है। इसी तरह पंजाब के अंदर इंतज़ामी तौर के ऊपर कुछ ऐसे मामलात हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये वो मौज़ूआत होंगे जिन पर हम बातचीत करेंगे और हमें इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन कर रही हैं सैयदा रज़ा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं, रुकन कौमी असम्बली हैं। बहुत शुक्रिया शैला रज़ा साहब आपका। और डॉक्टर जुल्फ़िकार अली भट्टी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली हैं, सीनियर रहनुमा हैं, वो भी हमें स्काइप की ज्वाइन कर रहे हैं। और शौकत बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, वो भी हमें थोड़ी ही देर में ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। और सबसे पहले मैडम आपसे ही हम स्टार्ट कर लेते हैं कि ये एहतजाज की कॉल पाकिस्तान में एक पूरी तारीख़ है एहतजाजी धरनों की, लॉन्ग मार्च की, मुजाहरों की, और इस पे आकर अब इस्लामाबाद में कानून भी बन गया है कि जी कि आपने अगर एहतजाज करना है तो 7 दिन पहले आपको इजाज़त लेना होगी, इजाज़त होगी तो एहतजाज होगा, जलसा होगा, वरना इस्लामाबाद में ये ममनू करार दिया गया है। तो ये दोनों हवालों से कि सियासी आज़ादियाँ किसी भी जमहूरी मुल्क का जो है कि वो बुनियादी हुस्न भी होता है और ये ज़रूरत भी होती है और ये लाजमी भी है सियासत के अंदर एहतजाज, जलसे जुलूस। और इस कानून के तनाजुर के अंदर इस वक्त जो सारी सूरत हाल है और फिर PTI का अपना भी जो कॉल है, रवैया है, उन दोनों चीज़ों को सामने रख के आपकी क्या राय होगी? सबसे पहले तो शुक्रिया। और अपनी बात शुरू करने से पहले जो पारा चनार में इस वक्त सूरत हाल है और उसकी मैं भरपूर मजम्मत करूँगी। और मैं समझती हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर सूबाई मामला है और बहुत अरसे से पारा चनार के ऊपर मट्टी डाली जा रही है वहाँ के वाक़यात को। ये सेक्टेरियन किलिंग है और जिस तरह से ये हुई है इस पे शर्म का मुकाम है सूबाई हुकूमत के लिए कि बाकायदा मसाजिद से जो हम वहाँ से पता चल रहा है ऐलान हुआ और वहाँ उसके बाद हमला हुआ। तो होना तो ये चाहिए था कि PTI के जो बानी हैं वो खैरियत से हैं, सकून से हैं। ये लोग तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। बहुत लंबा एक गवर्नमेंट की जो डेथ रेट है उससे काफ़ी बड़ी वहाँ से ख़बरें आ रही हैं। इन्हें अपना एहतजाज मुलतवी करके वहाँ जाना चाहिए और वहाँ पे बैठना चाहिए। वहाँ पे पहले भी जो है दो गिरोह की बात हो रही थी, तो क्या वहाँ का रेवेन्यू डिपार्टमेंट मर गया था? क्या वहाँ की पुलिस मर गई थी जो जिरगे और सबकी बात हो रही थी? तो इसको मैं कंडेम करती हूँ और उनकी इस वक्त इस्लामाबाद पे चढ़ाई को भी मैं कंडेम करती हूँ इस वाक़े को लेके। अब जो आपकी बात है दूसरी वो ये है कि बानी PTI दावा करते हैं कि वो सबसे ज़्यादा मगरिब को जानते हैं। तो मगरिब में अगर मैं बरतानिया की बात कर लूँ तो एक मुकाम है जहाँ पे क्या कहते हैं हाइड पार्क है कि वहाँ पे जाके आपने मुजाहरा करना और हट जाना है। और वैसे भी एक आम कानून भी है कि आप DC को इन्फॉर्म करते हैं। और अब इस्लामाबाद की सूरत हाल देखते हुए और वो भी इसलिए कि जो हमारी इकॉनमी है, जो इस्लामाबाद के लोग हैं, जो इस्लामाबाद के स्कूल के बच्चे हैं, एक कानून बनाया गया है जिससे आपको 7 दिन पहले इजाज़त लेनी है और उसी के जो रूल्स हैं उनको आपने फॉलो करना है। और जब ये बात हो गई है तो आपने तो इजाज़त भी नहीं ली, अप्लाई भी नहीं किया। और दूसरी बड़ी बात यह है कि उससे पहले जो वहाँ पे आपने नारे लगाए हैं
کہ ہمارا جنازہ پڑھنے نا، اور ہم لے کے ہی اٹھیں گے الجہاد الجہاد. تو یہ صورتحال سے آپ کے جو پرانے طور طریقے ہیں لگتا ہے کہ انہی کو ہی ان کی فالو وجہ سے کیا خدشات جائے گا. بڑھے. اور پھر آپ کی باتیں بھی پتہ چل رہی ہیں کہ 10,000 لوگ پہنچا دیے گئے ہیں. پھر سونے پہ 10 سہاگا تو یہ 2 ہو دن گیا پہلے تھے، آج تو کہہ رہے ہیں 20 سے 25 ہاں. پہنچ اور گئے ہیں. دوسرا سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ اب ہر طرف سے بیان آتے ہیں، اس کے بعد بیرسٹر سیف اسے مکرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ابھی اسے پالیسی میں لپیٹ دیا جاتا ہے کہ وہ پالیسی نہیں دے سکتی ہوں، تو وہی دے رہی ہیں جو آپ دے رہے ہیں. وہ اس بیان پہ بھی ذرا ہم اگلے حصے میں بات کریں گے، بشرا بی ہاں. بی کے بیان کے اوپر جس میں سعودی عرب کا بھی تذکرہ کیا گیا. بصرہ صاحب ذرا آپ کی طرف آتا ہوں، پھر ذوالفقار علی بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بھی لے لیتے ہیں پوائنٹ آف ویو. میڈم شیلا رضا صاحبہ کا خیال ہے، ان کا اوپینین یہ ہے کہ آپ کو پارا چنار کی جو صورتحال ہے، صوبائی ذمہ داری تھی حکومت کی، فوکس وہاں پہ ہوتا گنڈا پور صاحب کا، لیکن وہ فوکس اسلام آباد کی طرف کر رہے ہیں. ایک تو یہ چیز بھی، اور دوسرا کہ یہ اسلام آباد میں جو قانون بن چکا ہے اس کے تحت آپ کو ایٹ لیسٹ اس کی درخواست دے کے اجازت لے کے کرنا چاہیے تھا. آپ کو بغیر اجازت کے اس طرح سے، اور جو اعلانات آپ بڑے خوفناک کر رہے ہیں، کفن پہن کے آ رہے ہیں، تو وہ ہمیں بھی ڈر لگتا ہے ویسے ابھی تو کبھی کبھی. جو اطلاعات ہیں، پارا چنار میں 100 سے اوپر لوگ شہید ہو چکے ہیں، بہت سارے لوگ زخمی ہیں، اور حکومت کی ترجیحات آپ کے سامنے ہیں. تو سب سے پہلے تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان شہیدوں کو جنت میں جگہ دے اور ان کے ورثہ کو صبر دے. آمین. بات ترجیحات کی آپ دیکھ لیں کہ وہاں لوگ کیڑے مکوڑوں کی طرح شہید ہو رہے ہیں، اور یہ فارم 47 کی جعلی حکومت، فارم 47 کے نمونے یہاں لاہور اسلام آباد کے اندر اس کو بلاک کر رہے ہیں، کنٹینرز لگا رہے ہیں، پولیس نعرے مار رہی ہے کہ آؤ پی ٹی آئی والو ہم آپ کا بندوبست کرتے ہیں. اور اندازہ کریں یہ، اور وہ محسن نقوی سے کل کسی نے سوال کیا، جو پپٹ ہے، جو کٹ پتلی ایک وزیر داخلہ پاکستان میں لگا ہوا ہے، وہ کیا فرما رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا کہ بتائیں جی ہم کس طرح ایف سی کو وہاں بھیجیں جہاں پر امن و امان کی صورتحال خراب ہے؟ کیا ہم احتجاج کو روکیں یا وہاں ایف سی پہ جو قتل و غارت ہو رہی ہے اس کو روکیں؟ یہ ہے اس جعلی حکومت کا مائنڈ سیٹ. اس کی وجہ میں پھر کہوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو، یہ تو سٹیک ہولڈرز ہی نہیں ہیں. یہ بیچارے تو اس وقت مجھے دکھ بھی ہے، افسوس بھی ہے، کسی زمانے میں یہ بڑی پارٹیاں تھیں. اب گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ نون لیگ تو بیچاری جس کی ترجمانی جو دوست کرتے ہیں ان کا بیچارہ لیڈر اپنا ہار گیا. نواز شریف، مریم بی بی ہار گئی، شہباز شریف ہار گیا. 17 سیٹوں پہ آپ نے مرکز میں حکومت بنا دی، 36 سیٹوں پہ آپ نے پنجاب میں حکومت بنا دی. اور پیپلز پارٹی جو کس زمانے میں پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہوتی تھی، آج ان کی جو شہید ہیں شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید بی بی، قبر میں ان کی روحیں تڑپ رہی ہوں گی کہ کس طرح ان لوگوں نے اس پارٹی کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے. آج وہ 15-20 سیٹوں کی پارٹی رہ گئی ہے، اور یہ سب لوگ ایک تھالی کے چٹھے بٹھے ہیں. ان لوگوں نے 40 سال تک باریاں لی ہیں، کبھی تیری باری کبھی میری باری. آج جو پاکستان میں پھر کہہ رہا ہوں، ان کی ترجیحات دیکھ لیں کہ حالت یہ ہے کہ ایک تحریک انصاف کے پرامن احتجاج کو روکنے کے لیے پورا ملک بند کر دیا گیا ہے. یہ بصرہ صاحب ایسے صوبائی حکومت کی، جہاں وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے امن و امان، صوبائی تو پارا چنار تو صوبائی بھی تو ایک معاملہ ہے نا. میں عرض کرتا ہوں ہم نے آج سے 3 دن پہلے ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی. وہاں پر ہمارے چیف منسٹر نے ایک بات بتائی. وہاں پر ایف سی ڈیپیوٹ ہوتی ہے، بات کو سمجھے میری، وہاں پر ایف سی جو ہے وہاں پہ ڈیپیوٹ ہوتی ہے خالد بھائی، اور وہ ایف سی کا جواب دے رہا ہے وزیر داخلہ کہ میں کیسے ایف سی وہاں ڈیپیوٹ کر دوں؟ میں نے تو ایف سی ڈیپیوٹ کی ہوئی ہے یہاں پر اسلام آباد میں. ان کا بات کرنے دیں، بات تو کرنے دیں. ان کا احتجاج روکنے کے لیے میں ایف سی وہاں پہ دوں، اور کیا ہو رہا ہے؟ اسلام آباد میں رینجرز دی ہوئی ہیں، وہاں پتہ چل رہا ہے جناب اتنی رینجرز پہنچ گئی ہے. وہ بصرہ صاحب ممکن ہے ان کو خطرہ یہ ہو، ممکن ہے ان کو خطرہ یہ ہو کہ اسلام آباد میں وہ حالات نہ ہو جو پانا چاہتے. اچھا اس پہ میں ذوالفقار علی بھٹی صاحب کو بھی ذرا انگیج کر لوں تھوڑا سا. اس پہ پولیس تھی پارا چنار کے باہر. چلیں 1-2 جملوں میں کمپلیٹ کر لیں ذرا. بھٹی صاحب کو بھی میں انگیج کرتا ہوں. صورتحال یہ ہے، اس جعلی حکومت کی فارم 47 کے نمونوں کی جو اسٹیبلشمنٹ نے حکومت مسلط کی ہے پاکستان پر، جس کا جعلی صدر ہے پاکستان میں، جعلی وزیر اعظم ہے، جعلی وزراء اعلی ہیں، وہ کر کیا رہے ہیں؟ احتجاج ہمارا 24 تاریخ کو ہے. اس وقت خالد جمیل صاحب پورا ملک بند کر دیا گیا ہے. سڑکیں بند ہیں، موٹر ویز بند ہیں، آپ کا ریلوے اسٹیشن پر نظام کو بند کر دیا گیا ہے. چھاپے، گرفتاریاں
पूरी फोर्स इस काम पर आगे लगी हुई है। भाई अगर तहरीक इंसाफ के साथ आवाम नहीं है, अगर पब्लिक नहीं है, लोग इमरान खान को नहीं चाहते, तो आप मुझे बताइए फिर रास्ते खोल आपने बंद कर दिया। ठीक है, जरा भट्टी साहब आपकी तरफ भी आ जाते हैं कि ये इरफान सिद्दीकी साहब का बिल था जो कानून बन गया इस्लामाबाद में, बाकी सूबों के अंदर ये कानून नहीं है कि वहाँ पे अभी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से इजाज़त और सिक्योरिटी लेना तो एक रवायत है। लेकिन आप समझते हैं कि ये कल यही कानून या इससे ज़्यादा कुछ सख्त कानून बना दिए गए जब अपोजिशन में आप हुए और कोई और जमात हुई हुकूमत में, तो क्या फिर वो आपके लिए मुश्किलात नहीं पैदा करेंगे इसी किस्म की जो आज हो रही हैं? साहब बड़े वाजिबुल एहतराम है, और मुझे जब ये यहाँ पे ऐसी बात करते हैं ना, मैं वो कानून की बात भी करता हूँ कि पुरअमन एहतजाज। तो सारी कौम को याद है कि 2014 में जब इन्होंने डी चौक में धरना दिया और उन्होंने बड़े पुरअमन तरीके से वहाँ की जो फोर्सेस थी उन पे हमले किए, उनके सर फोड़े, किसी की आंख फोड़ दी, किसी का फ्रैक्चर कर दिया। फिर इन्होंने बड़े पुरअमन एहतजाज के साथ करते हुए रेडियो पाकिस्तान पे हमला कर दिया, फिर उन्होंने पार्लियामेंट पे हमला कर दिया, फिर पार्लियामेंट के जंगले तोड़े। हम उस वक्त एमएनए थे तो हम पिछले गेट से आते थे और बड़े पुरअमन तरीक़ों से यहाँ पे उन्होंने ये सारी कार्रवाई की। फिर ये चलते चलते बड़े पुरअमन तरीके से 9 मई में इन्होंने जो फौजी तनसीबात थी उन पे हमले बड़े पुरअमन तरीके से जनाब बड़ी शराफत के साथ किए। कैसी अफसोस की बात है। और दूसरी बात ये करते हैं कि ये जी कंटेनर लगा रहे हैं, ये लॉ एंड आर्डर। देखें, लॉ एंड आर्डर गवर्नमेंट का मसला है। अगर हम लॉ एंड आर्डर गवर्नमेंट मेंटेन नहीं करती तो मुझे बाकी रही तादाद के जी अगर बहुत सारे लोग हैं या ये अवाम नहीं है, भाई इनके साथ अवाम नहीं है, इनके साथ देखें, मैं वो लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता। आप मुझे ये बताएं कि अगर एक थाने में या अगर एक हदूद में पूरी तहसील में 10 डाकू आ जाएं और वो वहाँ पे या वो 10 बंदे ऐसे आ जाएं जो रोड ब्लॉक करें, तो क्या हुकूमत का काम नहीं है कि वो रोड खुलाना? क्या हुकूमत का काम नहीं है? ये कच्चे के जो डाकू हैं वो तादाद में कितने हैं? आप मुझे बताएं कितने हैं तादाद में? उन्होंने कितनी एक लाइसेंस फैली हुई है और वहाँ पे लोगों को उनको कंट्रोल करने के लिए क्या लॉ एंड आर्डर का इस्तेमाल नहीं होता? वैसे भट्टी साहब कच्चे के डाकू बहुत थोड़े हैं लेकिन उन्हें सपोर्ट बहुत ज्यादा है और बड़ी ताकत की सपोर्ट है। देखें, एक बंदे ने वो वी लॉक करता था तो जब उसको मारना था तो एक दिन में मार दिया। मैंने कोई कच्चे का डाकू नहीं कह रहा, नहीं, वैसे मैं बात कर रहा हूँ। देखें, मैं अर्ज करूं, यहाँ पे जो आप देखें ना डिजिटल दहशतगर्दी वाला मामला आ गया, ये इनके जितने, देखें मैं कहता हूँ कि ये अपना काम करें, कोर्स बन गई, अदालतें हैं, ट्रिब्यूनल हैं, ये अपने देखें। अगर इनको ये है कि हमारा मैंडेट जाली है, जिस सीट पे इनका मसला है वो कोर्ट में जाए। हम नहीं गए। मैं 2018 में मेरे पे इन्हीं की हुकूमत ने 2 दहशतगर्दी के पर्चे रजिस्टर किए थे, मेरे बेटों पे किए, मेरी वाइफ पे किया। और मेरी बात सुनो, जहां मैं इस घर में बैठा हूं, जहां आपको ये इंटरव्यू दे रहा हूं, तो इस घर पे जनाब यहाँ पे इनके पुरअमन तरीके से मेरे घर में पुलिस दाखिल हुई और पुरअमन तरीके से मेरे घर का सारा सामान उठा के ले गई। मेरे दफ्तर को बड़े पुरअमन तरीके, देखे ना, ये जब इनके पे इनकी बात आती है तो ये कहते हैं हम पुरअमन है, जब दूसरों पे हमला होता है तो ये कहते हैं जनाब ये ताकत है। ये अपने सेनेट के इलेक्शन देखें, ये अपने जनरल इलेक्शन देखें, ये किनके कंधों पे बैठ के आए, ये कैसे कैसे इक़्तिदार में आए, ये सारी चीजें भूल जाते हैं। जब आप इनको इक़्तिदार मिला तो ये रोना पीटना शुरू कर देते हैं। नहीं जी, ये कहते हैं जब हम इक़्तिदार में नहीं है तो सारी चीज बस बेकार है, बस अब पूरा पाकिस्तान बेशक। भट्टी साहब वैसे जब मुशर्रफ दौर में पीएस पार्टी और आप नून अपोजिशन में थी तो उस वक्त आपको जो गिले थे वो गिले फिर आप पीएस पार्टी के दौर में आपको थे, आपके दौर में पीएस पार्टी और पीटीआई को, और पीटीआई के दौर में आप दोनों पार्टी को। मेरा ख्याल है ये रवैये कुछ ऐसे हैं जरा कि जिनको बदलने की जरूरत है कि ये ताकत का इस्तेमाल जो इदारे करते हैं उसमें अगर पॉलिटिकल विल हो और इदारे ऊपर जो पार्लिमान है वो फैसला करे कि इसको नहीं इस्तेमाल होना चाहिए किसी सियासी फोर्स के खिलाफ, तो फिर नहीं हो सकता। किसी लिहाज से हम ये नहीं कहते कि किसी किस्म का जो है वो इस किस्म के मामलात होने चाहिए, लेकिन मैं एक अर्ज करूं कि ये चीजें ऐसी हैं कि जहां पे जो ये खुद करते हैं उनको ये मानते ही नहीं है।
اور یہ ساری روایات، یہ ساری چیزیں انہوں نے خود اپنا ٹرینڈ سیٹ کی. صحیح ہے. انہیں وہ کچھ نہ کچھ یاد رکھنی چاہیے. چلو بٹی صاحب ایک ذرا بریک لے لیتے ہیں نا، بریک کے بعد کو یہیں سے شروع کریں گے. اور پھر اس میں ابھی تھوڑی دیر پہلے شیلا رضا صاحب نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ بشپ بی بی کا بیان جو کل ویڈیو بیان جاری ہوا تھا، اس کے اوپر خاص طور پہ جو سعودی عرب کا تذکرہ ہوا تھا اس کو کافی ہدف تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس پہ بھی بات کریں گے بریک کے بعد. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا.